आज हम हमारे इंग्लिश की किताब की पहली नज़म सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड के अंदर जो पोएटिक डिवाइसेस है या जो फिगर्स ऑफ स्पीच है उसकी स्टडी करने जा रहे हैं। इस पोएम की पहली लाइन देखिए, अ फुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड। इस पहली लाइन के अंदर जो है इन्वर्जन, ये फिगर ऑफ स्पीच है। तो इन्वर्जन किसे कहते हैं हम? इन्वर्जन हम उसे कहते हैं जब जो है नॉर्मल प्रोज ऑर्डर को जब तब्दील कर दिया जाता है सेंटेंस के या लाइन के नॉर्मल प्रोज ऑर्डर को तब्दील कर दिया जाता है, तब उसे इन्वर्जन कहते हैं। तो अब नॉर्मल प्रोज ऑर्डर किसे कहते हैं? नॉर्मल प्रोज ऑर्डर उसे कहते हैं कि जहाँ पर पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है और उसके बाद लास्ट में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आता है। लेकिन इन्वर्जन में क्या होता है कि इन्वर्जन में ये जो नॉर्मल प्रोज ऑर्डर है इसे तब्दील कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है पोएटिक इफ़ेक्ट के लिए। मतलब इन्वर्जन में होता ये है कि जो सब्जेक्ट है, वर्ब है और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, ये ऐसे सीक्वेंस में नहीं आते। मतलब पहले सब्जेक्ट, बाद में वर्ब, बाद में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये नॉर्मल प्रोज ऑर्डर है। सब्जेक्ट, वर्ब, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ये क्या है? नॉर्मल प्रोज ऑर्डर है। तो ये नॉर्मल प्रोज ऑर्डर को जो है चेंज कर दिया जाता है। नॉर्मल प्रोज ऑर्डर को यानी उसको चेंज कर दिया जाता है। और चेंज करके क्या किया जाता है कि वहाँ पर पोएटिक इफ़ेक्ट लाया जाता है। क्या लाया जाता है? पोएटिक इफ़ेक्ट लाया जाता है। यानी नज़म को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए नज़म को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए जो है ये जो है नॉर्मल प्रोज ऑर्डर को जो है चेंज किया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? इन्वर्जन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अ फुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड। अब इसमें देखिए ये इन्वर्जन है। वो कैसे? क्या देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आई जो है सब्जेक्ट है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। और टेक टू द ओपन रोड क्या है? ये वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। और अ फुट एंड लाइट हार्टेड ये क्या है? रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। ये क्या है? रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसका मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट जो है इस लाइन के बीच में आया है। सब्जेक्ट जो है लाइन के इस सेंटेंस के बीच में आया है। तो इसका मतलब अब हमें ये मालूम है कि नॉर्मल प्रोज ऑर्डर में क्या होता है? नॉर्मल प्रोज ऑर्डर में सब्जेक्ट शुरू में आता है। सब्जेक्ट कहाँ आता है? नॉर्मल प्रोज ऑर्डर में शुरू में आता है। हमने अभी देखी कि नॉर्मल प्रोज ऑर्डर किसे कहते हैं कि पहले सब्जेक्ट, बाद में वर्ब और लास्ट में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो जहाँ पर ऐसा सीक्वेंस नहीं रहता, ये नॉर्मल प्रोज ऑर्डर का सीक्वेंस नहीं रहता, तो उसे क्या कहते हैं? इन्वर्जन कहते हैं। उस फिगर ऑफ स्पीच को, उस पोएटिक डिवाइस को क्या करते हैं? क्या कहते हैं? उसे इन्वर्जन कहते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल प्रोज ऑर्डर चेंज कर दिया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है अ फुट एंड लाइट हार्टेड, ये क्या है? ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। अ फुट एंड लाइट हार्टेड क्या है? ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। और आई क्या है? सब्जेक्ट है। और टेक टू द ओपन रोड क्या है? ये वर्ब, वर्ब में शामिल होगा ये। तो इसका नॉर्मल प्रोज ऑर्डर किस तरीके से बनेगा? देखिए, इसका नॉर्मल प्रोज ऑर्डर बनेगा, आई टेक टू द ओपन रोड अ फुट एंड लाइट हार्टेड। कैसा होगा? आई टेक टू द ओपन रोड अ फुट एंड लाइट हार्टेड। तो इसका मतलब ये पहले लाइन के अंदर या पहले सेंटेंस के अंदर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? इन्वर्जन। उसके बाद देखिए आप तीसरी लाइन देखिए, द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेर एवर आई चूज़। अब इसमें देखिए आप, इसमें अगर गौर से देखिए तो इसमें एलिट्रेशन, ये फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया? कौन से पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया? एलिट्रेशन। और एलिट्रेशन में क्या होता है? एलिट्रेशन में क्या होता है कि जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो अल्फाजों के शुरुआत में, कई अल्फाजों की शुरुआत में बार बार रिपीट होते हैं। यानी जब कोई एक कॉन्सोनेंट साउंड कई अल्फाजों की शुरुआत में बार बार रिपीट होता है, तब उसे क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिट्रेशन। यानी जब कोई एक कॉन्सोनेंट साउंड कई अल्फाजों की शुरुआत में बार बार रिपीट अगर होता है, तब उसे क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर एलिट्रेशन कैसे क्या है? देखिए, ये साउंड ल है और यहाँ पर
ल है। देखिए द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेर एवर आई चूज। तो इसमें देखिए लॉन्ग इस लफ्ज़ की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड ल से हो रही है और लीडिंग इस लफ्ज़ की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड ल से हो रही है। इसका मतलब ये एलिट्रेशन है। इसमें एलिट्रेशन का इस्तेमाल 2 बार किया गया है इस लाइन के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर एलिट्रेशन का इस्तेमाल 2 बार किया गया है। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि किसी एक सेंटेंस के अंदर या किसी एक लाइन के अंदर एक से ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच मौजूद रह सकते हैं। अब देखिए दूसरी बार यहाँ पर एलिट्रेशन का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया, देखिए ये ब्राउन, द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेर एवर आई चूज। तो ब्राउन इस लफ्ज़ की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड ब से हो रही है और बिफोर इस लफ्ज़ की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड ब से हो रही है। इसका मतलब ये क्या है, एलिट्रेशन है। इसके बाद अब अगली लाइन में आइए, हेंस फोर्थ आई आस्क नॉट गुड फॉर्चून, आई एम माई सेल्फ एम गुड फॉर्चून। इसमें गौर से देखिए, इसमें जो है गुड फॉर्चून और गुड फॉर्चून ये जो वर्ड्स है ये रिपीट हुए हैं। गुड फॉर्चून ये वर्ड्स रिपीट हुए हैं और हमें ये मालूम है कि अगर वर्ड्स रिपीट होते हैं, अगर नज़मों के अंदर वर्ड्स अगर रिपीट होते हैं तो वहाँ पर कौन सी पोइटिक डिवाइस होती है या कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, उसे हम रिपीटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपीटेशन। इस लाइन के अंदर या इस सेंटेंस के अंदर रिपीटेशन क्यों है, क्योंकि गुड फॉर्चून ये जो वर्ड्स है ये 2 बार रिपीट हुआ है करके कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर रिपीटेशन, ये फिगर ऑफ स्पीच है। अगली लाइन की तरफ आइए, हेंस फोर्थ आई विम्पर नो मोर, पोस्टपोन नो मोर, नीड नथिंग। अब इसमें देखिए कि इसके अंदर आपको जो है इसमें 3 फिगर ऑफ स्पीच आपको मिलेंगे। इसमें कितने फिगर ऑफ स्पीच है, 3 फिगर ऑफ स्पीच है। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें 3 फिगर ऑफ स्पीच है। इस लाइन के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर 3 फिगर ऑफ स्पीच है। वो कैसे क्या, देखिए पहली फिगर ऑफ स्पीच देखिए, नो मोर ये अल्फाज रिपीट हुआ है। नो मोर ये अल्फाज रिपीट हुआ है। इसका मतलब ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ये रिपीटेशन है। नो मोर ये अल्फाज 2 बार रिपीट हुआ है करके कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर, कौन सा पोएटिक डिवाइस है, रिपीटेशन है। और गौर से अगर देखें तो इसमें कॉन्सोनेंट साउंड न जो है 1 बार, 2 बार, 3 बार यहाँ नीड में, और नथिंग में। रिपीट हुआ है। यानी अगर गौर से देखें हम तो यहाँ पर नो मोर ये अल्फाज 2 बार रिपीट हुआ है करके यहाँ पर रिपीटेशन है। और कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इसमें एलिट्रेशन भी है, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड न कितने बार रिपीट हुआ है, 4 बार रिपीट हुआ है। ये नो के अंदर 1 बार, यहाँ पर नो के अंदर 1 बार, ये नीड की शुरुआत न से हो रही है और नथिंग की शुरुआत भी किससे हो रही है, न से हो रही है। इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड न 4 बार रिपीट हुआ है। तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर, कौन सा पोएटिक डिवाइस है, एलिट्रेशन भी है। और तीसरी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर, इसी सेंटेंस में, इसी लाइन में तीसरी फिगर ऑफ स्पीच का नाम है क्लाइमैक्स। क्या नाम है, क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स में क्या होता है कि जो वर्ड्स है या जो आइडियाज़ है उनको असेंडिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है बयान किया जाता है। जो वर्ड्स होते हैं, जो आइडियाज़ होते हैं, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में बयान किया जाता है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर किससे कहते हैं, देखिए इसे सिंपल वर्ड्स में हम इस तरीके से कह सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर हम उसे कहते हैं कि जब जो है पहले अहम बात बताई जाती है, फिर उसके बाद जो है ज़्यादा अहम बात बताई जाती है और उसके बाद सबसे ज़्यादा अहम बात बताई जाती है। मतलब कैसा, देखिए पहले
इम्पॉर्टेंट बात बताई जाती है, फिर बाद में मोर इम्पॉर्टेंट बात बताई जाती है और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताई जाती है। इसका मतलब सबसे यानी क्लाइमेक्स में क्या होता है कि पहले इम्पॉर्टेंट बात बताई जाती है, उसके बाद मोर इम्पॉर्टेंट बात बताई जाती है और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताई जाती है। मतलब सबसे अहम बात सबसे लास्ट में बताई जाती है। तो यहाँ पर देखिए आप, हैंसफोर्थ आई विम्पर नो मोर, पोस्टपोन नो मोर, नीड नथिंग। इसके अंदर विम्पर नो मोर ये इम्पॉर्टेंट बात है, उसके बाद पोस्टपोन नो मोर ये मोर इम्पॉर्टेंट बात है, ये मोर इम्पॉर्टेंट बात है। और नीड नथिंग, नीड नथिंग ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर जो है आइडियाज़ को या जो वर्ड्स को है असेंडिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में बयान किया गया है। पहले क्या बताया गया है, आई विम्पर नो मोर, तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। उसके बाद है पोस्टपोन नो मोर, ये मोर इम्पॉर्टेंट बात है। और नीड नथिंग ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। इसका मतलब यहाँ पर जो आइडियाज़ है या जो वर्ड्स है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में बयान किया गया है। इसलिए यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पर जो है क्लाइमेक्स भी है। मतलब इसी एक सेंटेंस में अंदर, यानी इसी एक सेंटेंस के अंदर या इसी एक लाइन के अंदर कितने फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिले हमको, 3 फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिले। इससे पहले हमने जिक्र किया है यहाँ पर कि एक लाइन के अंदर या एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच रह सकते हैं। तो यहाँ पर हमको 3 फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन से मिले, हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। नो मोर, नो मोर ये अल्फाज रिपीट हुआ है इसलिए यहाँ पर रिपीटेशन है। और कॉन्सोनेंट साउंड न न न न 4 बार रिपीट हुआ है। नो के अंदर एक बार, फिर दूसरी बार नो के अंदर एक बार, फिर नीड के अंदर एक बार और नथिंग में एक बार। तो ये एलिट्रेशन है। और मतलब ये एलिट्रेशन का भी इस्तेमाल किया गया था यहाँ पर। ये दूसरी फिगर ऑफ स्पीच इसी लाइन के अंदर। और तीसरी फिगर ऑफ स्पीच इस लाइन की कौन सी है, या तीसरा पोइटिक डिवाइस इस लाइन का कौन सा है, क्लाइमेक्स। क्योंकि यहाँ पर जो है आइडियाज़ को या जो वर्ड्स को है असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में बयान किया गया है। अगली लाइन की तरफ देखिए, डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्वेरलेस क्रिटिसिज्म। इसमें अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर जो है हमको 2 फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलेंगे। कितने फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलेंगे यहाँ पर, 2। पहली फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर देखिए एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्यों है, देखिए यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड क जो है, कॉन्सोनेंट साउंड क 3 बार रिपीट हुआ है। कॉन्सोनेंट साउंड क 3 बार रिपीट हुआ है। कैसे क्या हुआ है देखिए, डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्वेरलेस क्रिटिसिज्म। कंप्लेंट्स इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड क से हो रही है। क्वेरलेस इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड क से हो रही है। और क्रिटिसिज्म इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड क से हो रही है। इसलिए ये क्या है, ये एलिट्रेशन है। और कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है और कौन सा पोइटिक डिवाइस है इसके अंदर, वो है क्लाइमेक्स। जो अभी हमने देखे यहाँ पर क्लाइमेक्स है। क्लाइमेक्स के अंदर हमने अभी देखी कि क्लाइमेक्स के अंदर जो आइडियाज़ होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में बयान किया जाता है, बताया जाता है। तो मैं यानी कैसा, पहले इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद मोर इम्पॉर्टेंट बात और सबसे लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात। तो यहाँ पर अब इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसा है देखिए, पहला है इंडोर कंप्लेंट्स। पहला क्या है, इंडोर कंप्लेंट्स, तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। फिर जो है लाइब्रेरीज, ये मोर इम्पॉर्टेंट बात है। और क्वेरलेस क्रिटिसिज्म ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। इसका मतलब इंडोर कंप्लेंट्स ये इंपॉर्टेंट बात है, लाइब्रेरीज ये मोर इम्पॉर्टेंट बात है, और फिर क्वेरलेस क्रिटिसिज्म ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। यानी मतलब यहाँ पर आइडियाज़ को या वर्ड्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में बयान किया गया है। इसलिए ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ये क्लाइमेक्स है। उसके बाद अगले लाइन की तरफ देखिए, स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड। तो यहाँ पर जो है इन्वर्जन इस फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है। अब इन्वर्जन का मतलब हमें ये मालूम है कि इन्वर्जन किसे कहते हैं। इन्वर्जन उसे कहते हैं कि जब नॉर्मल प्रोज ऑर्डर को चेंज कर दिया जाता है, जिस सेंटेंस में जिस लाइन के अंदर नॉर्मल प्रोज ऑर्डर को चेंज कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम इन्वर्जन कहते हैं। और नॉर्मल प्रोज ऑर्डर किसे कहते हैं, नॉर्मल प्रोज ऑर्डर हम उसे कहते हैं कि जहाँ पर जो यानी
जिस सेंटेंस के अंदर पहले क्या आना चाहिए, पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद वर्ब आना चाहिए और उसके बाद लास्ट में क्या आना चाहिए, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आना चाहिए। तो इसे नॉर्मल प्रोज ऑर्डर कहते हैं। लेकिन इस नॉर्मल प्रोज ऑर्डर को क्या किया जाता है, तब्दील कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, बिगाड़ दिया जाता है। और उसको चेंज क्यों किया जाता है, पोएटिक इफेक्ट के लिए, पोएट्री को, पोएम को पावरफुल बनाने के लिए, उसका पोएटिक इफेक्ट को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर strong and content I travel the open road, strong and content I travel the open road। तो इस लाइन के अंदर इन्वर्जन है, क्योंकि देखिए इसके अंदर जो है सब्जेक्ट क्या है, आई है, जो बीच में आया है, शुरू में आना चाहिए था लेकिन बीच में आया। आई ट्रैवल द ओपन रोड ये वर्ब है, ये क्या है, ये वर्ब है। और स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट ये क्या है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। मतलब यहाँ पर जो है नॉर्मल प्रोज ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है। तो इसका नॉर्मल प्रोज ऑर्डर कैसा है, इसका नॉर्मल प्रोज ऑर्डर कैसा है, देखिए ध्यान से, आई ट्रैवल द ओपन रोड स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट। मैं और एक बार रिपीट करता हूं, आई ट्रैवल द ओपन रोड स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट, ये इसका नॉर्मल प्रोज ऑर्डर रहेगा। उसके बाद अगली लाइन को देखिए, द अर्थ दैट इज सफिशिएंट, द अर्थ दैट इज सफिशिएंट। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, इसके अंदर मेटाफर, ये फिगर ऑफ स्पीच है। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर। अब मेटाफर किसे कहते हैं हम, मेटाफर में क्या होता है कि जब जो है दो डिसिमिलर लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स में, यानी जब दो डिसिमिलर, जब दो मुख्तलिफ जानदार या बेजान चीज़ों के अंदर, मेटाफर किसे कहते हैं, जब दो मुख्तलिफ जानदार या बेजान चीज़ों के अंदर इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है तब उसे मेटाफर कहते हैं। मेटाफर किसे कहते हैं, देखिए जब किसी दो जानदार या बेजान चीज़ों के अंदर, जब किसी दो जानदार या बेजान चीज़ों के अंदर इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है। कैसा कंपैरिजन किया जाता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है, तब उसे क्या कहते हैं, मेटाफर कहते हैं। तो यहाँ पर मेटाफर क्यों है, देखिए ये जो वर्ड है अर्थ, अर्थ का इनडायरेक्ट, अर्थ को जो है इनडायरेक्टली किससे कंपेयर किया गया है, अर्थ को इनडायरेक्टली किससे कंपेयर किया गया है, अर्थ को इनडायरेक्टली सिंपल लाइफ से, कॉमन लाइफ से, डेमोक्रेटिक लाइफ से कंपेयर किया गया है। किससे कंपेयर किया गया है, अर्थ को किससे कंपेयर किया गया है, अर्थ का मीनिंग यहाँ क्या लिया गया है, अर्थ का इनडायरेक्ट मीनिंग क्या लिया गया है, यहाँ पर अर्थ को इनडायरेक्टली किससे कंपेयर किया गया है, सिंपल लाइफ से, कॉमन लाइफ से और डेमोक्रेटिक लाइफ से। इसलिए ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ये मेटाफर है। अगली लाइन देखिए, आई डो नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशंस एनी नियरर। तो यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पर मेटाफर है। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पर मेटाफर है। अब मेटाफर क्यों है, देखिए यहाँ पर मेटाफर क्यों है, यहाँ पर मेटाफर इसलिए है यहाँ पर कि अगर गौर से अगर देखें हमने, आई डो नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशंस एनी नियरर, तो यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर है। मेटाफर क्यों है, क्योंकि इसमें जो वर्ड है कॉन्स्टलेशंस, ये कॉन्स्टलेशन, ये वर्ड्स को इनडायरेक्टली किससे कंपेयर किया गया है, कॉन्स्टलेशन इस वर्ड को जो है इनडायरेक्टली किससे कंपेयर किया गया है, दो चीज़ों से कंपेयर किया गया है। किससे कंपेयर किया गया है, दो चीज़ों से कंपेयर किया गया है। पहला है फेट डेस्टिनी, फेट डेस्टिनी, फेट डेस्टिनी का मतलब किस्मत। कॉन्स्टलेशंस को इनडायरेक्टली क्या माना गया है, किस्मत माना गया है। कॉन्स्टलेशंस को क्या माना गया है, किस्मत माना गया है। और दूसरा उसको किससे कंपेयर किया गया है, इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स ऑफ पीपल। किससे कंपेयर किया गया है, इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स ऑफ पीपल। इसका मतलब कॉन्स्टलेशंस ये जो वर्ड है इसको जो है इनडायरेक्टली किससे कंपेयर किया गया है, किस्मत से। किससे कंपेयर किया गया है, किस्मत से कंपेयर किया गया है। और किससे कंपेयर किया गया है, दूसरा इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स ऑफ पीपल। इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स ऑफ पीपल मतलब
ताकतवर लोगों का गिरोह, ताकतवर लोगों का गिरोह। अगर इसका एक प्लेन मीनिंग अगर निकाले हम, कॉन्स्टलेशंस का अगर प्लेन मीनिंग अगर निकाले नज़म को छोड़कर, तो इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स। मतलब कॉन्स्टलेशंस का रियल मीनिंग यानी अगर निकाले हम तो क्या निकलता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी तारों का सितारों का गिरोह, तारों का सितारों का गिरोह, ग्रुप ऑफ स्टार्स मतलब सितारों का गिरोह। लेकिन यहाँ पर नज़म के अंदर क्या मीनिंग लिया गया है, यहाँ पर नज़म में क्या मीनिंग लिया गया है, यहाँ पर नज़म में इसको इनडायरेक्टली किससे कंपेयर किया गया है, नज़म के अंदर, पोएम के अंदर इसको किससे कंपेयर किया गया है, फेट या डेस्टिनी जिसे हम किस्मत कहते हैं, और दूसरा किससे कंपेयर किया गया है इसको, इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स ऑफ पीपल मतलब ताकतवर लोगों का गिरोह। तो इसलिए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है ये मेटाफर है। अगले लाइन की तरफ देखिए, आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर। तो इसमें देखिए, इसमें दे आर ये अल्फाज रिपीट हुआ है, दे आर ये अल्फाज 2 बार रिपीट हुआ है। तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ये रिपीटेशन है। अगले लाइन की तरफ देखिए, ब्रैकेट के अंदर, स्टिल हेयर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स। अब देखिए यहाँ पर जो बर्डन्स है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको जो है किससे कम यानी उसको क्या माना गया है, डिलीशियस माना गया है। जो प्रॉब्लम्स को क्या माना गया है, डिलीशियस माना गया है। डिलीशियस मतलब स्वीट यानी मीठे। यानी पोएट जो है वॉल्ट विटमन जो है अपने प्रॉब्लम्स को क्या मानते हैं, डिलीशियस मानते हैं। अपने प्रॉब्लम्स को क्या मानते हैं, वो स्वीट मानते हैं, डिलीशियस मानते हैं। यानी अपने जो प्रॉब्लम्स है तो उसको वो क्या मानते हैं, उसको वो उन प्रॉब्लम्स को वो यानी उनकी जो प्रॉब्लम्स है लाइफ की, वो प्रॉब्लम्स को वो पॉजिटिवली लेते हैं, निगेटिवली नहीं लेते हैं। वो अपने प्रॉब्लम्स को क्या मानते हैं, पॉजिटिव प्रॉब्लम्स मानते हैं। डिलीशियस प्रॉब्लम मानते हैं मतलब कैसा मानते हैं, पॉजिटिव प्रॉब्लम्स मानते हैं। लेकिन अगर यानी अगर हम इसका इस तरीके से एक प्लेन मीनिंग अगर निकाले कॉमन लाइफ में, एक आम जिंदगी में अगर ऐसा मीनिंग निकाले कि हम प्रॉब्लम्स को स्वीट प्रॉब्लम्स कहते हैं क्या, नहीं कहते हैं। हम डिलीशियस प्रॉब्लम कहते हैं क्या, डिलीशियस बर्डन्स, यानी डिलीशियस बर्डन्स का मतलब प्रॉब्लम्स और डिलीशियस का मतलब स्वीट। डिलीशियस का मतलब क्या है, स्वीट, और बर्डन्स का मतलब क्या है, प्रॉब्लम्स। तो हम हमारे प्रॉब्लम्स को स्वीट प्रॉब्लम्स मानते हैं क्या, नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, पैराडॉक्स। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स किसे कहते हैं, पैराडॉक्स एक ऐसा जुमला होता है, पैराडॉक्स एक ऐसा जुमला होता है जो सुपरफिशियली जो है अनएक्सेप्टेबल होता है। पैराडॉक्स कैसा जुमला होता है, पैराडॉक्स एक ऐसा जुमला होता है जो सुपरफिशियली कैसा होता है, सुपरफिशियली जो है अनएक्सेप्टेबल होता है, हम उसको कबूल नहीं करते। लेकिन जब हम उस जुमले को गहराई से पढ़ते हैं, डीपली पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हमें जो है एक्सेप्टेबल मीनिंग मिलता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखिए पैराडॉक्स किसे कहते हैं, पैराडॉक्स एक ऐसा जुमला होता है जिसमें सुपरफिशियली अगर देखें, पैराडॉक्स एक ऐसा जुमला होता है कि जिसमें सुपरफिशियली ऐसा मीनिंग निकलता है कि जिसे हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यानी अगर हम पैराडॉक्स एक ऐसा जुमला होता है कि सुपरफिशियली अगर हम देखें तो उसका जो है हम इसकी मीनिंग को एक्सेप्ट नहीं करते। पैराडॉक्स एक ऐसा जुमला है कि पैराडॉक्स एक ऐसा जुमला होता है कि जिसका जो सुपरफिशियल मीनिंग जो होता है, सुपरफिशियली अगर सोचें हम, यानी अगर ऊपर ऊपर सोचे तो वो सेंटेंस, यानी पैराडॉक्स एक ऐसा जुमला है कि जिसे अगर हम सिर्फ ऊपर ऊपर सोचे तो वो मीनिंगलेस लगता है। समझ में आ रही बात आपको। पैराडॉक्स एक ऐसा जुमला होता है जिसे हम सुपरफिशियली अगर सोचे, सिर्फ ऊपर ऊपर अगर सोचे, हम ज़्यादा डीपली नहीं सोचे, सिर्फ ऊपर ऊपर अगर सोचे, हमने उस सेंटेंस को सिर्फ अगर ऊपर ऊपर सोचे, सुपरफिशियली सोचे, तो वो सेंटेंस हमें कैसा लगता है, मीनिंगलेस लगता है। वो सेंटेंस हमें कैसा लगता है, मीनिंगलेस लगता है, एक्सेप्टेबल नहीं लगता, उसका मीनिंग हमें एक्सेप्टेबल नहीं लगता है। लेकिन अगर हम गहराई से अगर उस सेंटेंस को पढ़ते हैं और उस गहराई से उस सेंटेंस को समझते हैं, तब हमको उस सेंटेंस में से डीप और एक्सेप्टेबल मीनिंग मिलता है। तो वही बात है, देखिए कि ऊपर ऊपर अगर सोचे तो जो प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डिलीशियस बर्डन्स माना गया है, डिलीशियस बर्डन्स माना गया है, बर्डन्स को डिलीशियस माना गया है। तो
अगर ऊपर ऊपर अगर हम सोचें, सुपरफिशियली अगर हम सोचें, तो बर्डन्स डिलीशियस कैसे हो सकते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी अगर सुपरफिशियली अगर सोचें तो हम ये कॉमन लाइफ में हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि बर्डन्स जो है डिलीशियस रहते हैं, प्रॉब्लम्स स्वीट रहते हैं, तो हम सुपरफिशियली हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन पोएट के लिए, वॉल्ट विटमन के लिए, उनके सारे प्रॉब्लम्स, उनके पूरे एक्सपीरियंसेस कैसे उनके लिए पॉजिटिव है। यानी उनके ज़िंदगी के अंदर जितने भी तजुर्बात उन्होंने हासिल किए हैं, बर्डन्स मतलब उन्होंने ज़िंदगी के अंदर जितने भी तजुर्बात हासिल किए हैं, जितने भी एक्सपीरियंसेस उन्होंने लिए हैं, तो सब उनके लिए कैसे है, स्वीट है। उनके लिए क्या है, वो स्वीट है। और वो इसीलिए जब हम इस सेंटेंस को डीपली पढ़ते हैं तो तब हमें इसमें से क्या मीनिंग मिलता है, एक्सेप्टेबल मीनिंग मिलता है। तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ये पैराडॉक्स है। अगले लाइन की तरफ देखिए, आई कैरी देम मेन एंड वीमेन, आई कैरी देम विथ मी वेर एवर आई गो। इसमें देखिए कैरी देम, कैरी देम ये अल्फाज रिपीट हुआ है, कैरी देम ये अल्फाज 2 बार रिपीट हुआ है। तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, रिपीटेशन है। ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ये है रिपीटेशन। उसके बाद देखिए लास्ट लाइन को, देखिए लास्ट लाइन को, आई एम फील्ड विद देम एंड आई विल फील देम इन रिटर्न। तो इसमें देखिए फील देम और फील देम, फील देम फील देम, फील देम फील देम, ये जो अल्फाज है ये रिपीट हुआ है। फील देम ये अल्फाज रिपीट हुआ है। तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ये जो है रिपीटेशन है। ये अल्फाज रिपीट हुए हैं, तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ये जो है रिपीटेशन है।